टिश्यू पेपर ले आए दोनों साइड्स। सस्टेनेबिलिटी निकालने पहले। पेज 271। पेज 271। ओके, इधर रख दो ना, इधर रख दो, चलाते रहो, इधर रख दो और एक इधर रख दो, सफे बांट दो। आप लोग पहली दो लाइनें खुद ही पढ़ लें। अभी तो किताब में आए ना, किताब में पेज नंबर 271। एक एयरलाइन कंपनी की एग्जाम्पल आईकैप को देनी नहीं चाहिए थी। ये तो एथिक्स का पेज है ना, इसको तो अभी साइड पे रख दें। एक एयरलाइन कंपनी की एग्जाम्पल आईकैप को देनी तो नहीं चाहिए थी, बिला वजह उसने दे दी। और उसकी तीन एग्जाम्पल्स हैं, 25, 26, 27। एंटिटी Y is mandated to apply IFRS SDS। IFRS SDS से क्या मुराद है? IFRS S1, S2, हाँ बिल्कुल, यानी सारे स्टैंडर्ड। एंटिटी Y is mandated to apply IFRS SDS to properly identify, ऊपर केस लिखा हुआ है, the airline case, single business model। Entity Y is mandated to apply IFRS SDS, यानी IFRS S1 और S2 to properly identify sustainability related risks and opportunities। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ना, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज निकालें। It maps its business model to airline SASB standards। एयरलाइन SASB स्टैंडर्ड्स को ये देखेगा। तो अब बता दें हमें क्या पता चला कि एयरलाइन वालों के लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बने हुए हैं या नहीं बने हुए? चलें, मेरे सवाल का जवाब दें। एयरलाइन वाले अपने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज? बाय मैपिंग इट्स बिजनेस मॉडल इनटू, मतलब अपने बिजनेस मॉडल को कंपेयर करेंगे एयरलाइन SASB स्टैंडर्ड्स के साथ। और IFRS S2 हमारे सिलेबस में नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज को बताता है, तो उसकी भी चीजें देखेंगे ये लोग। इधर रखते हैं। डन। मैट्रिक्स, the entity identifies relevant disclosure topics। the entity identifies relevant disclosure topics। अब डिस्क्लोजर टॉपिक्स कौन से हैं एयरलाइंस वालों के लिए? एक्सीडेंट मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। वेयर अ स्पेसिफिक IFRS स्टैंडर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, इट यूजेस SA, बस ठीक है, बाद में कर लेंगे। Where a specific IFRS standard does not exist, it uses SASB matrix। मैट्रिक्स हुई जो कल हम चौथे पॉइंट में पढ़े थे। It uses SASB matrix such as number of aviation accidents in current year and previous year, और गवर्नमेंट ने जो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिए, to ensure the report is relevant and reliable। तो पहली हेडिंग है कि हमारे पे कौन सा फ्रेमवर्क लगेगा एयरलाइन वालों पे, बताएं कौन सा फ्रेमवर्क लगेगा? IFRS SDS तो लगेगा ही, लेकिन SASB स्टैंडर्ड्स भी हमारे लिए बने हुए हैं। ये हो गया एक लफ्ज। मैट्रिक्स में ये दो चीजें बनाएंगे, एक तो एक्सीडेंट मैनेजमेंट और सेफ्टी मैनेजमेंट, जहां पर यह बताया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट इस साल हुए, पिछले साल हुए, और गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। बस इसको एक दो दफा पढ़ लीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल ये थ्योरी के सवालों में आएगा। मिटिगेशन, जिसको आप मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। मिटिगेशन, टू कंप्लाई विद IFRS S1, एंटिटी Y discloses how it manages the risks through its safety management system। यानी कि वही स्ट्रेटेजी, ये मैट्रिक्स होगी, ये स्ट्रेटेजी। By using SASB matrix to track risk mitigation and targets, the entity provides a clear picture of its sustainability performance to investors।
तो वो कह रहे हैं SCSB वाली मैट्रिक्स यूज कर लो, वहीं से आपको टारगेट पता चल जाएंगे। और टारगेट्स क्या होते हैं वो लिख लें। इंस्टॉलिंग सेफ्टी इक्विपमेंट यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, मिटिगेशन के लिए लिख लें इंस्टॉलिंग सेफ्टी इक्विपमेंट यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी while manufacturing of airplanes, using advanced technology while manufacturing of airplanes, ओके। अच्छा, अब ये उसने दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक दी है सिंगल बिजनेस की, डेट इज एयरलाइन, और अब ये अगली एग्जांपल है कॉन्ग्लोमरेट केस, यानी डाइवर्स एक्टिविटीज, मल्टी सेक्टर एप्लीकेबिलिटी। एंटिटी ए लार्ज कॉन्ग्लोमरेट ऑपरेट्स अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बिल्डिंग्स बनाती हैं और पता नहीं क्या क्या। इस एंटिटी ने, अब ये कोई एंटिटी होगी जो कि स्टैंडर्ड वालों ने देखी होगी, इस एंटिटी ने 8 ऐसे, हालांकि डेटा कोई अवेलेबल नहीं है, वैसे ही लिखा हुआ है आई कैप ने, बिला वजह पता नहीं क्यों डाली हुई एग्जांपल। इट आइडेंटिफाइज 8 SASB स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल टू असेस द यूनिक सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज विद इन ईच डिस्टिंक्ट बिजनेस सेगमेंट। बताएं इनके बिजनेस सेगमेंट एक होगा या एक से ज्यादा होंगे? भाई बिजनेस सेगमेंट एक होगा या एक से ज्यादा होंगे? एक से ज्यादा होंगे। तो हो सकता है हेल्थ सेक्टर के लिए अलग SASB स्टैंडर्ड बनाओ, जो आप बिल्डिंग्स की बना रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं कहीं, उसके लिए अलग SASB का स्टैंडर्ड बनाओ। हो सकता है आप गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए अलग SASB का स्टैंडर्ड बनाओ। तो बोलें इफ एन एंटिटी, पेपर में क्लास लिखेंगे ना, इफ एन एंटिटी हैज अ कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रक्चर दैट इज अ मल्टी सेक्टर, सो इट विल आइडेंटिफाई मैक्सिमम possible SASB industry specific standards which are applicable for identifying its risks and for each business segment। ये तो कल वाले सवाल में भी लिख के आ सकते हैं। कल वाला एक सवाल था, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत से बिजनेस कर रही है। अच्छा, ये तो सॉर्ट ऑफ होगी एप्लीकेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क, कौन कौन से लगते हैं। आगे मटीरियलिटी एंड फ्यूचर कैश फ्लोज। एंटिटी ए इवैल्यूएट्स व्हिच टॉपिक्स आर मटेरियल। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कोई सेगमेंट आपका बहुत स्मॉल होता है, लेकिन उसमें आने वाला रिस्क इतना मटेरियल होता है कि जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन डैमेज हो जाए तो सारे ही बिजनेसेस अफेक्ट हो जाते हैं। एंटिटी ए इवैल्यूएट्स व्हिच टॉपिक्स आर मटेरियल। इवन इफ अ सेगमेंट इज स्मॉल, रिस्क लाइक लेबर इंसिडेंट्स आर डिस्क्लोज्ड बिकॉज रेपुटेशनल रिस्क्स। अब वो देखने में आपको सेगमेंट इमटेरियल लग रहा है, लेकिन वहां का रिस्क तो मटेरियल है ना। सेगमेंट को मटेरियल इमटेरियल नहीं देखना, वहां का रिस्क देखना है। एंटिटी इवैल्यूएट्स व्हिच टॉपिक्स आर मटेरियल इवन इफ अ सेगमेंट इज स्मॉल, risks like labor incidents are disclosed because reputational risks can negatively impact the future cash flows। अच्छा, मैंने आपको कहा था 4 गवर्नेंस, वो जो 4 फैक्टर्स थे, कोर कंटेंट्स, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, वो उनके साथ कैश फ्लो का भी जिक्र कराया करें कि ये स्ट्रेटेजी लगाने से फ्यूचर में हमारी कैश फ्लोज हिट होंगी। ये मैंने एक 5वीं बात आपको कही थी, उनके साथ लिख के आनी है। एग्रीगेशन एंड प्रेजेंटेशन। अब इसमें उसने 2 हेडिंग्स दी हैं, जो मैंने आपको कहा था एग्रीगेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेट। अच्छा, अगर आपके 10-12 बिजनेस हैं और आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल्स खरीदने का डिस्क्लोजर एक जर्नल भी दे सकते हैं कि जितने हमारे बिजनेस हैं 10-12, वो सारे के सारे, चाहे हेल्थ केयर वाला है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, चाहे गाड़ियां बनाने वाला है, जहां जहां से हम जिस जिस सेगमेंट के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि वो कंपनीज ऐसी हों जो बैडली रिप्यूटेड ना हो ESG फैक्टर्स के अंदर, जिसका नाम पता नहीं अजीब सा लफ्ज़ लिखा हुआ था,
डर्टी कंपनी से हम चीजें नहीं खरीदते। एक जनरल डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप स्पेसिफिक डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं एग्रीगेट की इजाजत है। इट कंबाइंस इंफॉर्मेशन लाइक ओनली व्हेन इट क्लैरिटी। मतलब लिख लें 7-8 बिजनेस हैं और सबका मटेरियल नॉन डर्टी कंपनी से खरीदते हैं। 7-8 बिजनेस हैं, एग्रीगेशन का मतलब बता रहा हूं, और सबका मटेरियल नॉन डर्टी बिजनेस से खरीदते हैं, नॉन डर्टी सप्लायर से खरीदते हैं। अच्छा, कई दफा फूलों में होती है खुशबू, कई दफा नहीं होती, क्या चक्कर है? ताजे में होती है। नाक का मसला होता है यार, इस नाक के मसले का तो लेस चांस है। एग्रीगेशन एंड प्रेजेंटेशन। डिसएग्रीगेट, इट रिप्रेजेंट्स डेटा सेपरेटली to ensure material details are not missed. To ensure material details are not missed. कुछ डेटे को आपको डिसएग्रीगेट करना पड़ेगा। डिसएग्रीगेट का मतलब लिखें, हर बिजनेस सेगमेंट का डेटा अलग अलग बताना पड़ेगा। हर बिजनेस सेगमेंट का डेटा अलग अलग बताना पड़ेगा। दिस इज बोले कॉल्ड एज एग्रीगेशन या डिसएग्रीगेशन? डिसएग्रीगेशन। ओके, रिकॉल डेटा क्या होता है? रिकॉल डेटा वर्सेस हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स। इधर इसने लिखा हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इधर एक और बिजनेस बता दिया, कंज्यूमर गुड्स का भी बिजनेस है। रिकॉल डेटा इज द रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू सेफ्टी रिस्क्स। अब आप अगर हाईलाइट करें प्रोडक्ट्स रिमूव्ड और हाईलाइट करें क्वालिटी डिफेक्ट, अगर आप क्वालिटी डिफेक्ट की वजह से प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं तो फिर हर सेगमेंट के बारे में अलग अलग बताना क्यों बेहतर होगा? ताकि कस्टमर्स ये ना समझें कि सब में ही बिजनेसेस में क्वालिटी डिफेक्ट है। आप उसमें बता दें जी हमारे सारे बिजनेस सही हैं, बस जो एक फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री के अंदर कुछ एम्प्लॉयज ने मिली भगत की जिसकी वजह से हमारी मेडिसिन गलत बनी और उसकी वजह से फैक्ट्री जब गई मार्केट के अंदर तो क्वालिटी डिफेक्ट निकल आए, तो वो मादरत बस। तो आप बताएं, अगर ये सेल रिटर्न होती है ना, लिखे ना क्या प्रोडक्ट्स रिमूव का मतलब सेल रिटर्न, तो अगर सेल रिटर्न हुई है तो हर एक की अलग अलग बताना क्यों बेहतर है? जल्दी बताएं। सो दैट मटेरियल डिटेल्स आर नॉट ऑब्सक्यूर्ड, मेन डेटा मिस ना हो। तो ये 2-4 लाइनें हैं, कोशिश कीजिएगा याद करने की। ये एयरलाइन के लिए है। एयरलाइन के लिए फ्रेमवर्क कौन सा है? एयरलाइन मैट्रिक्स कौन सी फॉलो करेगी? एक्सीडेंट और सेफ्टी मैनेजमेंट की, और मिटिगेट करने का तरीका मैंने आपको साइड पे वैसे लिखवा दिया। मल्टी सेक्टर कंपनीज के लिए 8 की जगह लिख के आइएगा, मल्टीपल एसएएसपी स्टैंडर्ड लग सकते हैं। मटीरियलिटी, कई दफा कोई सेगमेंट देखने में होता है इमटेरियल लेकिन उसके अंदर होने वाला इवेंट कई दफा क्या बन जाता है? मटेरियल। एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन, एग्रीगेशन करने की इजाजत है ओनली व्हेन इट एनहांसेस क्लैरिटी, लेकिन डिसएग्रीगेट कर दें अगर आपको बेहतर लग रहा है क्योंकि मटेरियल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए सही तरीके से। अच्छा जी 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 बिल्कुल, इनको आप क्रॉस कर दें, इनकी समरी हमने ले लिया ना, एग्जांपल 25, 26। ओके, 20 तक हमारे हो गए थे शायद, 2-3 करके अब फिर कोई अगली चीज शुरू करते हैं। 21वां हो गया था, 22वें की तरफ आए। An airline wants to disclose its fuel efficiency strategy. How does IFRS S1 support this? अब ये बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है कि फ्यूल एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मतलब क्या बताएंगे हम? जरा सोचें, क्या बताएंगे हम? ऐसे सप्लायर से फ्यूल लें जो कि क्वालिटी का हो, और क्या बताएंगे हम? मतलब अपने इंजन ऐसे अप टू डेट रखें कि वो फ्यूल को एफिशिएंटली करे, और अगर कोई उसके अंदर ऐसा मटेरियल है जो कि प्रोड्यूस होके एनवायरनमेंट को खराब करता है तो उसका कोई फिल्टर लगा लें। अब ये हाईली स्पेसिफिक किस्म का क्वेश्चन आ गया, इस तरह तो नहीं पूछना चाहिए था इसको।
IFRS S1 require financial institutions to report sustainability that could impact their financial risk. ये वो कॉपी पेस्ट हो गया कहीं से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहाँ से आ गया? रिक्वायर्स एयरलाइन, तस्वीर खींचो, to report sustainability risks that could impact their, अच्छा, IFRS S1 mandates disclosure of sustainability related risks such as carbon emissions. तो कार्बन emissions भाई पूछ रहे थे, वो लिखा है, the entity should identify material sustainability opportunities like lowering long term fuel costs, meeting carbon regulations जो मुल्क के अंदर बने हुए हैं। ये कानून तो हमें क्या पता ये कानून दुनिया में बना हुआ है, तो अजीब चीजें डाली हुई हैं उसने। That could reasonably impact your entity's cash flow and should make a strategy such as upgrading to modern or fuel efficient fleet of aeroplanes, रेवड़, फ्लीट रेवड़ होता है, यानी ऐसे एरोप्लेन्स लाएं जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो। तो दो बातें बस उसने की हैं, एक फ्यूल एफिशिएंट फ्लीट लेके आए और कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करें, ये बात है। और कौन सा था 21वां करें? एन एग्रीकल्चर बिजनेस हो गया था, अच्छा जी। 23, अ कंस्ट्रक्शन फर्म नीड्स टू रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट। जी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में रिस्क, वो हम तो आ जाते हैं, हमारे पास तो एक ही पेज है जिस पेज को हमने देखना है। अच्छा, रियल एस्टेट के कोई स्पेसिफिक रिस्क मांगे हैं या रियल एस्टेट के कोई जनरल मांगे हैं? रियल एस्टेट, बस रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन फर्म, जी बताएं। सोशल में लेबर इश्यूज भी आ सकते हैं, अनफेयर पे तो बहुत कॉमन होगा इसके अंदर, लेबर को रख के अनफेयर पे, और उसकी चाइल्ड लेबर भी आ गई, ठीक है भाई, कहते हैं बच्चा इट्टा चुक के जा रहे होंगे ने। और फिजिकल इंजरीज ऑफ वर्कर्स एंड स्टाफ, ओहो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल इंजरीज, पता चले क्रेन के नीचे आ गया, ईंटे, बंदा नहीं, आपने बंदा था, तो फिजिकल इंजरीज। उसके बाद कार्बन टैक्सेस भी जनरेट, आप जनरेटर वगैरह और चीजें यूज कर रहे होंगे, ये भी लिख के आ सकते हैं। रिसोर्स के रिसिटी भी लिख के आ सकते हैं, ईंटे वगैरह ऐसी जगह से लें। और उसका क्लाइम, हाँ, जिनका रॉ मटेरियल उनके भी बिल्कुल, जिनसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो भी ऐसे ना हो कि चिमनियों में से ऐसे धुएं निकल रहे हो कि एनवायरमेंट खराब कर रहे हो। एनवायरमेंटल डैमेजेस भी लिख के आ सकते हैं कि ऐसे इलाकों में जहां फ्लड आता है या वो आता है वहां पे ज्यादा एक्टिविटीज हम ना करें, मतलब रिस्क लिखाइएगा। हमने क्या था, हमने पहला पॉइंट कहा था कि गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट था इफ एन एंटिटी इज अ रियल एस्टेट देन इट मे फेसेस रिस्क्स लाइक working in areas where there are floods, it may produce taxes which will attract fines, and it may procure raw material from dirty energy companies, dirty companies, and it may be wasting its it may be putting its waste at a place जिससे इलाके वालों को मसला हो, एंड चाइल्ड लेबर हो, ये सारा। सो टू हेल्प एट दोस वी शुड मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी लाइक दिस 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 एंड दिस। और आखिर में मैट्रिक्स बताइएगा कि वी शुड ऑल्सो रिपोर्ट द इंसिडेंट्स कितने हुए, या कार्बन एमिशन पिछले साल कितना था, वाटर यूजेज कितनी थी, अगर वाटर स्केरिसिटी है पानी के, तो पानी भी तो इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, सीमेंट को उसके करने के लिए, वो सारा। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगा लें, ये चीज़ें कर लें। ये तो बहुत लंबी बहस हो सकती है, उसने तो बस एक्सट्रीम हीट वाली बात की है और वाटर शॉर्टेज वाली बात की है, एम्प्लॉयज़ वाली तो की नहीं। रिसाइकलिंग सिस्टम लगा लें। अगला कौन से? अ मीडिया कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। मीडिया कंपनी में ना असल में दो चीज़ें हैं मेन, एक तो कार्बन टैक्सेस हैं, मतलब जाहिर सी बात है जो मीडिया में जाके कैमरास से जगह जगह वीडियोस बना रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो मेन हमारा रूम है जहाँ पे न्यूज़कास्टर वगैरह बैठे होते हैं, तो वहाँ पे तो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, बिजली इस्तेमाल हो रही है, सोलर पे कितनी, ग्रिड पे कितनी, ये सारी बातें कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है आपकी मेरे ख्याल से वो ये है कि मतलब कस्टमर डाटा तो नहीं, कि कस्टमर मतलब जिन चीज़ों से भी, जिन लोगों की भी आप वीडियो बनाएं या ये बनाएं, तो वो थोड़े से स्टाफ को ट्रेन कर दें, आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर दें, ताकि ये मसले ना आए कि कस्टमर का हमारी प्राइवेसी ब्रीच हुई है, तुमने क्यों हमारी वीडियो बनाई, ये किया वो किया, हम तो मैच देखने आए थे, हम तो ये कर रहे थे। The entity should identify disclosures operational risks like high energy consumption from streaming servers or physical waste from production sets. थोड़े से स्पेसिफिक अल्फाज अगर इस्तेमाल कर सके, प्रोडक्शन सेट्स दैट कुड रिजनबली इम्पैक्ट योर एंटिटीज कैश फ्लो, लिंक कैश फ्लो से कर दीजिएगा। शुड मेक अ स्ट्रेटेजी एज मूविंग टू ग्रीन डाटा सेंटर्स।
You should also identify and disclose talent and reputational risks by ensuring sensible hiring of media professionals who reflect diverse audiences and understand modern ethics, such as implementing inclusive recruitment programs. ये inclusive का लफ्ज़ मैंने आपको बताया था, inclusive बताया था, हर जेंडर से, हर रेस से इंक्लूड करें लोगों को, और ये ना हो कि किसी जेंडर वाले आपने या किसी रेस वाले लोग बुला लिए लेकिन मीटिंग में भी उनको फिर एक्सक्लूड कर दिया। तो ये चीज़ें थी। अच्छा, ओके, पहले ज़रा आप आ जाएं वॉल्यूम नंबर 1 की तरफ। वॉल्यूम 1 आ जाएं। लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज। एक मिनट इधर ही रहें, पहले ये सवाल कर जाएं। IS 1037 वाला ये फिर रह जाएगा। किधर है रिसेंट अटेम्प्ट? क्वेश्चन 4, पेज 374, पॉइंट नंबर 4। Discuss how each of the above issues should be dealt within the financial statements for year ended 31 December 2025. Support your answer with reference to IFRS। 31 दिसंबर 25 को हमारा साल खत्म होते ही CL had a debtor of 30 million from a major customer। मेजर कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं? ट्रेड रिसीवेबल 30 मिलियन। पता नहीं क्यों फाइनल अकाउंट जहन में आ रहा है। और अगर ये हमारा जानने वाला हुआ तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इसके बारे में, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट कितनी है, प्रोविजन कितनी है, राइट ऑफ कितने, लेकिन ये जानने वाला तो नहीं है, इसलिए फाइनल अकाउंट का डिस्क्लोजर तो नहीं बनता। लेकिन अगर फॉरेन डेटर हुआ और वो भी जानने वाला हुआ तो फिर भी इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 बहुत जबरदस्त सोल्यूशन आपको दे दिया गया है परसों वाले होमवर्क का कल वाले नोट्स के अंदर, तो प्लीज वो अच्छे तरीके से कंपेयर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, उस तरह के सवाल पास पेपर में टेस्ट नहीं हुए। परसों वाले क्लास वर्क का, परसों वाले होमवर्क का कल वाले नोट्स में सोल्यूशन दिया गया। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 द कस्टमर एक्सपीरियंस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। आप बताएं कस्टमर को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कब से आ रही हैं? हाँ, अब वो जो IFRS 9 है ना, तो वो यहाँ पे लगता है, और यहाँ पर लाइफ टाइम ECL का मॉडल लगता है। ये लिख लें बात, यहाँ पर डेटर्स पर लाइफ टाइम ECL का मॉडल लगता है, डेटर्स पे नहीं होता 12 मंथ ECL, और वो रिवाइज कीजिएगा जाके, आपको याद आ जाएंगी। डेटर पे लाइफ टाइम ECL लगती है। अच्छा, लाइफ टाइम ECL कुछ नहीं है, डेटर पकड़ो परसेंटेज लगाओ, डेटर पकड़ो परसेंटेज लगाओ, इट इज कॉल्ड एज, बोलें, लाइफ टाइम ECL। लाइफ टाइम ECL क्या, कुछ भी नहीं। तो इसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हैं, इसमें लो रिस्क, हाई रिस्क, इस तरह की चीजें नहीं है। लाइफ टाइम ECL के अंदर बस ये है कि आपको एक परसेंटेज दी होती है, आपने वो डेटर पे लगा देनी होती है। During the second half of 2025, the customer experienced financial difficulties and CL recognized a loss allowance, IFRS 9, CL recognized a loss allowance of 20% against the receivable। कैलकुलेटर ना पकड़े तो बानी बताएं, 13 to 20%, 6। तो 30 में से, तो डेटर अकाउंट में कितना आ रहा होगा? 30, और लॉस अलाउंस में कितना आ रहा होगा? 6। डेटर माइनस लॉस अलाउंस, डेटर कितने के आ रहे होंगे? 24। ऑन 25 जनवरी 26 कस्टमर वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। अब सवाल सिर्फ एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का था, बताएं एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? देखें, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन 2025, हाफ 2025 का मतलब है जून 2025। तो लिख के आए, ही वॉज ऑलरेडी, छोटा सा यही लिखते हैं, ही वॉज ऑलरेडी experiencing difficulties in June 25 in half 2025, so bankruptcy, कुछ याद है ना कैसे लिखते थे IS 10? so bankruptcy after the, बोले, reporting date is an evidence या is an indication of a masla that arose after, ये is an evidence of a condition that already existed। जल्दी बताए ना, हाँ, is an evidence of a condition that already existed at reporting date, therefore it is an adjusting event। बस मेन आपको जो आप पूछ रहे थे हमारे से, मेन जो है वो आपको सिर्फ टिप यही है कि किसी भी टॉपिक का कोई भी सब टॉपिक छोड़ के नहीं जाना।
बाकी को लीज की एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, एसोसिएट की समझ नहीं आ रही, IAS 12 की कोई एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही। ये मसला ही नहीं है, लोगों ने इसको मसले बनाए होते हैं और इसके चक्कर में बड़े बड़े टॉपिक छोड़ के जा रहे होते हैं दूसरे। क्योंकि देखें जो 8-8 नंबर के सवाल आते हैं जिन स्टैंडर्ड से, IAS 38 से तो फुल सवाल आता है, कम भी आ सकता है, IFRS 16 से भी, IAS 12 से भी, 1037 से भी, IFRS 15 से भी, इन ये बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। IAS 21 से छोटा सवाल आएगा, IFRS 8 से छोटा सवाल आएगा, IFRS 9 से छोटा सवाल आएगा। तो इन स्टैंडर्ड से तो छोटे सवाल आएंगे, एथिक्स से छोटा सवाल आएगा, सस्टेनेबिलिटी से छोटा सवाल आएगा। तो ये नंबर ये छोड़ के नहीं जानी चीजें, ये तो नंबर देने वाले हैं, मुफ्त में नंबर देने वाली चीजें हैं। ओके, तो it is an evidence of a condition existing of the balance sheet, therefore it is an adjusting event. So we should increase the loss allowance. बताएं कितने से हम इंक्रीज करें, ऑलरेडी रिकॉर्ड है कुछ किताबों में। So we should increase the loss allowance टू अलग लिखें, बाय अलग लिखें। So we should increase the loss allowance टू कर दें 30 into 30%, 9. We should increase the loss allowance to 9 million. लॉस अलाउंस को 9, ओनली नो एक्सपेक्ट टू रिकवर 30%। अच्छा, तो फिर तो 70% होगा। तो लिख CL नाउ एक्सपेक्ट्स टू रिकवर ओनली 30% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो 30 है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो 30 है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है जो उससे लेना है, प्रोविजन उसको तो नहीं बताई जाती। सो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बाद फुल ग्रॉस अमाउंट होगी। सो 30 into 70%, मादरत, तो 30 into 70% कितना हो गया? 21। तो 30 into 70%, 21। अब बताएं, द प्रोविजन द लॉस अलाउंस शुड बी इंक्रीज्ड, कितना था पहले? द लॉस अलाउंस शुड बी इंक्रीज्ड टू 21 million। दैट इज अ फर्दर एक्सपेंस ऑफ, बोले 15 million शुड बी चार्ज टू P&L। चार्ज करें P&L में, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है। टुडे इज 10 मार्च। अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल था इस अटेम्प्ट में, इसने ये भी बता दिया था कि आज 10 मार्च है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होनी है 15 मार्च को। हालांकि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, सवाल में जब भी लिखा होता है ना 10 मार्च, तो हम सेफली अज्यूम करते हैं अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है। वैसे भी हमने 120 दिन वाली लिमिट कंपनी लॉ में एक पढ़ी है, तो उससे पहले पहले की ये डेट देता है। ये कोई 10 मई या जून की डेट नहीं देगा, इतना पागल नहीं है। ये जितने भी सवाल हैं उन पे जो पहली डेट लिखी होती है वो देखिएगा 2-3 महीने के अंदर अंदर की होती है, कुछ सवालों में तो पहले महीने में डेट होती है। तो 10 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारे हाथ में है। आज ज्यादा क्लियर हो गया है क्योंकि उसने डेट ऑफ ऑथराइजेशन बता दी है, कब एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड ही बता सकता है ना, अभी तो डायरेक्टर्स ने ऑथराइज नहीं की। IAS 10 में हमने पढ़ा था कि इसका डिस्क्लोजर देना होता है, इसका डिस्क्लोजर किस दिन किसने ऑथराइज की और किस दिन की। लेकिन बहरहाल हमें तो अभी इन एडजस्टमेंट्स का मांग रहा था डेटा, इसलिए ये बात तो ऐसी मेरे जहन में आ गई, तो मैंने आपको बता दी। You are provided the following independent situations. In December 2025, a defect in the product manufactured by us caused significant property damage to a customer premises. मतलब हमारी कोई प्रोडक्ट होगी, जैसे वो अंडा होता है कि वो फट जाता है, तो अंडा नहीं, वो भाई अंडा उबालें आप, उबालने के बाद आप उसको रख दें, 2 घंटे बाद ओवन के अंदर आप उसको जो है वो गर्म करें, ओवन गर्म करके फिर खोलें, तो अच्छा नहीं, वो कभी हुआ होगा मेरे साथ, तो बता रहा हूँ ना। इन दिसंबर 2025 डिफेक्ट इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय CL कॉस्ट, यानी कि जैसे ये AC इधर फट जाए, तो इस तरह का हुआ। प्रोडक्ट हमारी थी, फटी कस्टमर के प्रेमिसेस में साढ़े को नहीं फटी, वरना आती फारग हो जाते। बेस्ड ऑन लीगल एडवाइस रिसीव्ड इन दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 हमारे साल में CL ऑफर्ड द कस्टमर। भाई ये फुल स्टॉप तो उड़ाओ ना, ये क्या कर रहे हैं इधर? ये TS को मैं कहता हूँ एक एक लफ्स मैच करें, वो पता नहीं सुस्ती करते हैं। एक एक मैं उनको एक एक नुक्ता मैच करें, प्रूफ रीड करें, फिर टाइप करवा के डाला करें। CL ऑफर्ड द कस्टमर टू सेटल द मैटर आउट ऑफ कोर्ट फॉर 28 मिलियन। CL ने कस्टमर को कहा है कि 28 मिलियन में सेटलमेंट कर लेते हैं, 2 करोड़ 80 लाख ले ले, बस चुप, कोर्ट में ना जा। माशाल्लाह, 80 भी सही भाई, तो लाइबिलिटी तो कंफर्म है ना, हम मुंह से तैयार हो गए देने के लिए। कितने? 28 मिलियन। पास्ट इवेंट हम मान गए, बस सब कुछ हो गया। जनवरी के अंदर अब तो IAS 10 टेस्ट करें ना, वो मेरे ख्याल से हमारा मानना तो IAS 37 है ना, कि हम मान गए हैं। और अब जनवरी की लाइन आना तो IAS, जनवरी में कस्टमर ने कहा कि आउट ऑफ कोर्ट नहीं गल्लें होती, चल कोर्ट दे अंदर,
द कस्टमर रिजेक्टेड द ऑफर, उसने कहा ये आउट ऑफ कोर्ट बातें नहीं होंगी, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है मिसाल के तौर पे, तो इधर खड़े खड़े बात ना करो, पुलिस स्टेशन चलो। एंड फाइल्ड अ लीगल क्लेम सीकिंग कंपनसेशन फॉर 40 million. Based on subsequent development in the proceedings, CL's legal counsel has now advised, जनवरी की वजह से ना, वो किस वजह से है, नाउ जनवरी की वजह से, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट तो एक ही हुई है ना, यानी ये क्रिएट हुआ था इवेंट, यहां पे सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई। has now advised that CL would lose the case. वो तो पहले भी हमें लग रहा था क्योंकि हमने ही तो उसको कहा था कि हम तुम्हें पैसे देते हैं। And the expected settlement by the court is now estimated at 22 million. और कोर्ट अब कह रहे हैं और सॉरी लॉयर्स का ख्याल है कि कितने देने पड़ेंगे, 22 मिलियन देने पड़ेंगे। बड़ा अजीब सा सवाल है, मतलब हम मुंह से कह रहे थे 28 मिलियन, तो अब हमारा लॉयर ये कह रहा है कि 22 मिलियन देने पड़ेंगे, लेकिन ये ना कहेगा कि अब 28 ही देने पड़ेंगे। ठीक है, वो उसने तो ऑफर रिजेक्ट कर दी 28 मिलियन वाली, तो 28 को तो बिल्कुल खत्म कर देना उसने। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो फिर तो हम 28 मिलियन पे प्रोविजन बुक कर लेते, उसने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। उसने क्या कोर्ट में चलो, अब अगर कोर्ट में जाएंगे तो फिर किसकी ओपिनियन देखेंगे, लॉयर की, कोर्ट की नहीं, लॉयर की। कोर्ट तो ओपिनियन नहीं देगा, तो फैसला सुनाएगा। चलें छोटा छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखें, पूरा नहीं लिखवा रहा। There is present obligation due to a past event because damage occurred in the month of, there is a present obligation due to a past event because the damage occurred in the month of, बोलें, December. Though we have offered to settle the matter out of court, but customer rejected this offer in January. But customer rejected this offer in January. So filed लिखा हुआ है, filed a legal claim. So filing a legal claim after year end, after reporting date. So filing a claim after reporting date relates to a circumstances that existed at reporting date. Relates to circumstances that existed at reporting date. So filing of case is an adjusting event. ये जरूर लिख के आइएगा। The figure used for creation of provision will be now, the figure used, शौक से लिखे ना, बॉल पेन से लिख लें जैसे भी, the figure used for creation of provision should be now 22 million and 18 million may be disclosed as a, 18 million किथों आ गया, 40 minus 22 and 18 million may be disclosed as a, will be disclosed as a contingent liability if there is a possible obligation in this regard. मतलब contingent liability में लिखा है करें possible obligation है।
इफ लिखा ना कि इफ उन्होंने कर दी हुई रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, आपको एक स्टैंडर्ड का पैरा मैं हर सेशन में पढ़ाता होता हूँ, लेकिन वो लास्ट में पढ़ाता होता हूँ, रहने दें खैर। वो 1037 का पैरा मैं आपके सामने खोलने लगा हूँ। 1037 के डिस्क्लोजर्स में है, IS 1037 के डिस्क्लोजर्स में है। भाई ये वो भी है कोई डीकमीशनिंग, काफी अरसा हो गया डीकमीशनिंग का सवाल नहीं आया। ओके, IS 1037 के डिस्क्लोजर्स किधर रह गए भाई? ये जी पैरा 92 पेज 821। मत 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 इधर ही लिखें, बस छोड़ें, आप लोग कहाँ ढूंढेंगे, पॉइंट 2 पे आके लिखें। पैरा 92 पेज 821 वॉल्यूम 1। हाथ खड़े करके मतलब बताएं इस पैरा 92 का। माशाल्लाह आपने पैरा 92 पेज 821 वॉल्यूम 1। हाँ हाँ ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपकी कोई ऐसी लड़ाई लड़ी हो गई है, सुनो अब, ऑब्वियसली आपकी कोई ऐसी लड़ाई लड़ी होगी है जिसके अंदर ऐसी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो या फिर ऐसा वो क्रिटिकल केस है कि अगर आपने डिस्क्लोजर दे दिए तो उल्टा फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाने आपको। तो कई दफ़ा चीज़ें होती हैं, लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते, छोड़ो अब ये मामला क्या हुआ किसी का, तो अब बता दिया तो उल्टा ज़्यादा मसला ख़राब होगा। तो इन एक्सट्रीमली रेयर केस डिस्क्लोजर्स ऑफ सम और ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड कैन बी एक्सपेक्टेड टू नुकसान पहुंचाएगा सीरियसली द पोजीशन ऑफ एंटिटी इन अ डिस्प्यूट वेदर पार्टीज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंट, जहां दूसरी पार्टीज के अगेंस्ट हमने ये क्रिएट किया हुआ है। इन सच केसेस एन एंटिटी नीड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन बट डिस्क्लोज need not disclose the information जो मसला क्रिएट करिए, but disclose the general nature of dispute together with the fact that reason why information has not been disclosed। तो हमने ये लाइन लिख के आनी है कि आप जनरल नेचर जरूर बता दें डिस्प्यूट की, टुगेदर विद अ फैक्ट बता दें एंड रीजंस बता दें कि क्यों मैं डिस्क्लोजर नहीं दे रहा। चलें, इन नवंबर 2025 an incident at Sia's manufacturing facility resulted in environmental contamination of a nearby canal। ठीक है, करीबी नहर पे हमारा पानी लीक कर, हमारे वो कोई रॉ मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ें वेस्ट हमारा लीक करके वहाँ चला गया नियर बाय कैनाल पे, क्योंकि हमने SASB हमने स्टैंडर्ड्स नहीं लगाए हुए थे, IFRS S1 वगैरह, तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नेंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो जाहिर वात है वेस्ट प्रोड्यूस होकर साथ वाली उसमें चला गया, पता नहीं एक स्टैंडर्ड बताते हुए दूसरे ले आते हैं। एज एट 31 दिसंबर 2025 साल के एंड पे नो फॉर्मल नोटिस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल अथॉरिटी। ठीक है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वैसे भी बेस्ड ऑन सिमिलर इंसिडेंट्स विद इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट का ख्याल है कि पेनल्टी के देने का चांस पॉसिबल है, प्रॉबेबल नहीं है। पॉसिबल लिखना भी काफ़ी था, प्रॉबेबल नहीं है, पता नहीं क्यों उसने लिखा है, बस पॉसिबल है विद अ पोटेंशियल फाइन ऑफ, और अगर देना भी पड़ा तो 12 मिलियन देना पड़ेगा, ऑब्वियसली पॉसिबल है, तो फिर तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है ना। साल खत्म होने के बाद अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, बल्कि 10 मार्च को हम खड़े हैं ना, तो 10 मार्च को हम खड़े हैं, तो 5 मार्च को एनवायरमेंटल ने शो कॉज नोटिस इशू किया। आप लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा, शो कॉज नोटिस क्या होता है? शो कॉज नोटिस क्या होता है? उर्दू में मतलब बताएं शो कॉज नोटिस का। वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए, बस आगे ना पढ़े। लीगल एडवाइजर्स हैव क्वेश्चनड अलग बात है, वो लीगल एडवाइजर्स हैव क्वेश्चनड जो है ना, वो जो मैंने आपको भी पैरा पढ़ाया वो है। मुझे यहां पर खड़े होके बताएं कि 5 मार्च को नोटिस आना क्या IS 10 की नजर में डिस्क्लोजर्स को अपडेट कर देना चाहिए कि अब लीगल नोटिस भी आ गया है, या फिर डिस्क्लोजर्स को अपडेट नहीं करना चाहिए?
मतलब 10 मार्च को खड़े होकर यूजर्स को बता दें कि ये 5 मार्च को नोटिस है या ना बताएं, ये मैं पूछ रहा हूं। शुड आई एडजस्ट माय फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, ये नहीं होती खाली एंट्रीज एडजस्ट करना, एडजस्ट का मतलब ये भी होता है डिस्क्लोजर अपडेट करना। शुड आई इन्फॉर्म और नॉट? It relates to a circumstances that were not at balance sheet date. अब आई नोटिस आया है that existed at balance sheet date। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ईयर एंड के ऊपर हमारा क्या ख्याल था, ये हमारी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है या ये हमारी प्रोविजन है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये नोटिस आने के बाद हमारी राय क्या होनी चाहिए? वैसे ही जरा बताइएगा, ये नोटिस आने के बाद हमारी राय वही होनी चाहिए या अब हमें लाइबिलिटी बुक कर लेनी चाहिए? जरा बताएं भाई। एक होता है शो कॉज नोटिस आना, एक है पेनल्टी का नोटिस आना। ये तो जस्ट एक शो कॉज नोटिस है, वजह बताएं तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। अगर शायद पेनल्टी का नोटिस भी आ जाता ना, तो मैं आपको यही मशवरा देता कि इसको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी रखें, बिकॉज बेस्ड ऑन सिमिलर इंसिडेंट्स इन द इंडस्ट्री, हमें पता होगा कि इंडस्ट्री में लोगों को नोटिस आते हैं ऐसी सूरत में, लेकिन सिमिलर मतलब कोई उसने ये नहीं लिखा कि दिस इज वन ऑफ नोटिस और पहली दफा आया जिंदगी में किसी को और इसकी वजह से तो अब ये हो जाना है वो हो जाना है। ऊपर हमने लिख दिया है सिमिलर इंसिडेंट्स होते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर और उसकी बेस में हमारा ख्याल है कि प्रोबेबल है। तो प्लीज नोटिस का आना गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने कोई बहुत हार्डलेस लिखा होता, नो वी हैव इम्पोज पेनल्टी और ये और वो, इतने इतने हार्ड अल्फाज होते, इट्स जस्ट अ शो कॉज। आपसे जाते प्रिंसिपल साहब ने कहा ऐसा क्यों किया भाई आपने? आपने कहा मैं आके बताता हूँ रूम में, ये मसला हो गया था सर। जाओ ठीक है, इट्स जस्ट अ शो कॉज नोटिस, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट एन। तो प्लीज डोंट यूज दिस सॉफ्ट वर्ड इन हार्श मीनिंग कि इशूड अ शो कॉज नोटिस का मतलब है कि हम फारिग हो गए। शो कॉज नोटिस सिर्फ ये होता है कि आप बताओ क्या वजह है। अगली बात अपनी जगह है, आप पहले यहां पे हमने डिसाइड करना है कि क्या हम प्रोविजन को प्रोविजन ही रहने दें नोटिस आने की वजह से, या इसको कुछ और कर दें, प्रोविजन ही रहने दें, लेकिन IAS 10 के डिस्क्लोजर अपडेट करें। पहले हम कहेंगे मैनेजमेंट का ख्याल था, लेकिन अब हम कहेंगे फर्दर एक शो कॉज नोटिस भी आ गया है, तो रिसीविंग ऑफ शो कॉज नोटिस आफ्टर द ईयर एंड, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी अपडेटेड इन डिस्क्लोजर। इस तरह लफ्ज लिख के आया करें, इट शुड नॉट बी इट शुड बी एडजस्टेड, लफ्ज अजीब सा होगा। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी अपडेटेड इन डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में इस इंफॉर्मेशन को क्या कर दें, अपडेट, बट वी विल स्टिल कीप दिस एज आवर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लिखें थोड़ा सा, द इंसिडेंट अकर्ड इन नवंबर 2025, so the obligating event exists, but no provision will be recognized because based on similar incidents the outflow in this regard is only possible and not probable. Though a show cause notice is received after year end, but it will still be disclosed as a contingent liability
because it is just a show cause notice. Full stop. However, the disclosures should be updated due to receipt of show cause notice. ड्यू टू रिसीव शो का नोटिस, डिस्क्लोजर अपडेट कर दें कि अब नोटिस भी आ गया है। आगे मैंने काटा हुआ है, चलें वैसे ही पढ़ लें, अभी मेरा दान जाने को दिल नहीं चाह रहा ऊपर। लीगल एडवाइजर हैव cautioned management that detailed disclosure of this matter in the financial statement may adversely affect CL's position in subsequent proceedings. अब आपने वो लाइन नहीं लिख के आनी जो हम लिखते होते थे, we will disclose this contingent liability giving the brief nature of event and estimate of financial effect. ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल, वो लाइन नहीं लिख के आनी, बल्कि आप लोगों ने वो वाले डिस्क्लोजर लिख के आने हैं। अब लिखें अगला पैरा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन ऑफ लीगल एडवाइजर्स, बाकी क्वेश्चन में आप रिपीट नहीं कर रहा, क्वेश्चन लिखनी हुई तो सवाल से उठा के लिखाइएगा। बिकॉज ऑफ क्वेश्चन ऑफ लीगल एडवाइजर्स, यहां से लिखें अब, एंटिटी नीड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन एंटिटी नीड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। बस ये एक नई चीज थी इस अटेम्प्ट में, शायद पूरे सवाल में एक नंबर की होगी। बट इट शैल स्टिल डिस्क्लोज द जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बताएं क्या है जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट। जनरल नेचर बता दें, स्पेसिफिक नेचर ना बताएं। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रही है, अब आप रीजन बताएं कि क्यों नहीं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन या कॉन्टिंजेंट एसेट के डिस्क्लोजर दे रहे, रीजन बताएं इस बात की। टुगेदर विद रीजन व्हाई वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग, टुगेदर विद रीजन व्हाई वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज अगर हम नहीं कर रहे, व्हाई वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग दिस इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन अगर हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो इसकी वजह क्या है? वैसे अभी तो आपने डिस्क्लोजर बनाने हैं या आपने ये बताना है कि क्या डिस्क्लोज करना है? सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े क्या होती है, डिस्क्लोजर बनाने हैं या ये सिर्फ डिस्क्लोज, ये बताना है कि क्या डिस्क्लोज करना है, ये बताना है कि क्या डिस्क्लोज करना है। एक दो सवाल मैंने आपको उसमें डाल दिए मेरे रिवीजन प्लान में, जिसमें डिस्क्लोजर हमने बनाए भी थे, एक पेट्रोलियम वाला और वो, उसमें फिर ये नहीं लिखना होता था कि नेचर बताओ, उसमें उल्टा नेचर लिख कर आनी होती थी। वैसे मैं बता रहा हूं कि अगर ये डिस्क्लोजर मांगा जाता तो हम क्या बताते कि क्या वजह है? वजह वही है जो सवाल में लिखी हुई, बताएं क्या है? लॉयर्स का ख्याल है कि अगर इसको डिस्क्लोज कर दिया गया तो इसकी वजह से फ्यूचर हियरिंग्स के अंदर हमें मसला आ जाएगा। बस ये रीजन है, और क्या रीजन है? चलें, ये तो थी ऐसी चीजें जी जिनको डिस्कस कर लेना चाहिए था। मुझे आप टेस्ट में बताएं कितने लोगों की एडजस्टमेंट 1 और 4 पूरी सही हो गई थी, हाथ खड़ा करें। टेस्ट में दिया था ये 1 और 4 पूरी सही थी। ये 3 में भी आपने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वगैरह का लिखाए थे, ये मुफ्त के नंबर थे, इसको पढ़ लें। CL sells one of its appliances with 1 year warranty under which it undertakes to repair or replace defective units free of charge। अच्छा यार मुझे ये बताएं कि ये जो होते हैं वारंटीज देना 1 साल की, तो उसमें 1 साल के बाद चीजें आना शुरू होती हैं या 1 साल के अंदर अंदर? तो याद रखिएगा कुछ प्रोडक्ट्स तो फिर 2-3-4 महीने के अंदर अंदर भी आ गई होंगी, वो तो फिर हमारे साल ही बिकी होंगी और हमारे साल ही आ गई होंगी। वो प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको आपने कहां लेके जाना होता है? प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट। जो प्रोविजन बनानी होती है वो ये बनानी होती है
लेकिन जिन प्रोडक्ट्स की आपने जो है वो रिपेयर करके दे दी वो यहां आती है, और फिर आप एंड पे लिख के आते हैं पेपर में कि वी विल डिस्क्लोज वी विल शो अ प्रोविजन ऑफ इतने इन आवर बैलेंस शीट। कैलकुलेटर पकड़ लें, बस ये टी काउंट बना लीजिएगा। CL sells one of its appliances with 1 year warranty under which undertakes to repair, replace defective units. Repair और replace. Repair वो चीजें करके देंगे जो रिपेयरेबल हैं, और जो रिपेयरेबल नहीं है उनको रिप्लेस करके देंगे। ड्यूरिंग 2025 CL सोल्ड 12 लाख यूनिट्स। ये 12 लाख यूनिट इस साल जो बेचे हैं सारे ही अगले साल आएंगे, या रिपेयर कोई 2-3-4 दिन बाद भी कई चीजें करानी पड़ सकती हैं? वो जो चीज लाती है आप कहते हैं वो जब ग्राइंडर घूं कर रहा था तो वो कहते हैं घूं ही करता है और क्या करता है, आपने कहा अच्छा मैंने समझा वैसे ही। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस 12% यूनिट्स डेवलप माइनर डिफेक्ट्स और 300 रुपए का पर यूनिट है। बस फारिग करें, इधर कैलकुलेटर पकड़ें, 12 लाख जरा 12%, बताएं क्या आएगा? 12 लाख जरा 12%, नहीं ये क्या है? 12 लाख जरा 12% क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं 12 लाख जरा 12% क्या है भाई, मुझे ये बता दें 12 लाख जरा 12% क्या है? जो यूनिट्स माइनर रिपेयर के लिए आएंगे, ये है 12 लाख जरा 12%। जरा क्वांटिटी बताएं कितनी आ रही? 1,44,000 यूनिट्स 12 लाख यूनिट्स में से किसके लिए आएंगे? माइनर रिपेयर के लिए। आगे चलें, कॉस्टिंग एन एवरेज ऑफ 300 पर यूनिट, मल्टीप्लाई करें, जो भी जवाब आ गया इसमें एक फिगर प्लस करनी है। एंड 6% विल डेवलप मेजर डिफेक्ट्स, तो 12 लाख ज़रब 6%, जो भी जवाब आएगा वो आएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स जो मेजर डिफेक्ट वाले होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1200 पर यूनिट। जी इसे ग्रैंड टोटल बता दें। बारह लाख ज़रब 12% ज़रब 300 जमा 12 लाख ज़रब 9, मतलब रुपीज इन थाउजेंड में करना है, मिलियन में? थाउजेंड में कर लें। अच्छा थाउजेंड में बताएं। 129600000 जवाब आ रहा है। चलें आगे। During the year, CL repaired 40,000 minor defects and 22,000 major defects relating to units sold during the year. इसकी जगह भाई ये जो सवाल है ना वारंटी वाला, ये इसकी जगह पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 के 4 में लिखा हुआ था वारंटी कॉस्ट ऑफ 12 लाख इज पेड। वारंटी कॉस्ट ऑफ 12 लाख इज पेड। पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 का 4 यहां लफ्ज लिख लें ताकि कंपैरिजन में याद रहे। वारंटी कॉस्ट ऑफ 12 लाख इज पेड। अब उधर पेमेंट दी हुई है, पेमेंट दी हुई है या इधर पेमेंट देने निकालने का तरीका बता रहा है? इधर पेमेंट निकालने का तरीका बता रहा है। इधर क्या लफ्ज लिखा हुआ है देखें सारे। ड्यूरिंग द ईयर अ टोटल 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी हैज बीन सोल्ड बाय टीएल एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 12 लाख इज पेड। अब बताएं पेमेंट की फिगर खुद ही दे रहा है या पेमेंट हमसे निकलवा रहा है? इस सवाल में बताएं पेमेंट की फिगर खुद ही दे रहा है या पेमेंट हमसे निकलवा रहा है? पेमेंट हमसे निकलवा रहा है। अच्छा इस सवाल में क्या था, क्योंकि इस तरह का सवाल तो कमाल कभी भी नहीं आया। ये सवाल बनाने वाला दुनिया से, अच्छा दुनिया में इधर ही है। असल तो सवाल ये आया था ना क्वेश्चन 25 का, लिख सकते हैं आप 4, क्वेश्चन 25 का 4 जिसमें रीइंबर्समेंट्स भी थी। तो इस सवाल में क्या लिखा हुआ था? द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इज इतने एंड इतने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम इज इतने, WL सोल्ड इतने, अ टोटल रिपेयर ऑफ फर्स्ट 6 मंथ क्लेम्ड इनकर्ड वर रुपीज 36 मिलियन ऑफ विच 26, वो तो उससे रिकवरी है, बट टोटल रिपेयर कॉस्ट ऑफ 6 मंथ्स इनकर्ड बाय WL वर 36। फिगर दे रहा है पेमेंट की या फिर फिगर निकलवा रहा है? फिगर दे रहा है, फिगर दे रहा है कि कितने की रिपेयर हो गई, कितने की होनी है वो परसेंटेजेस लगा के निकालेंगे, और कितनी हो गई रिपेयर
36। लेकिन इस सवाल में उसने फिगर निकलवाई है जी। कितने यूनिट्स आए, आने कितने थे? 12 लाख जरा 12%, 1,44,000। इतना तो याद रखा करें भी, आप लोगों ने मुझे खुद ही बताया था, वो कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं। 1,44,000 आने थे, आए कितने 1,44,000 में से अभी तक? 40,000। अच्छा, 12 लाख सिर्फ 6% आने थे, आए कितने? बाकी आएंगे अगले साल, ये नहीं कि बाकी नहीं आएंगे, बाकी अगले साल आएंगे, क्योंकि जिनको नवंबर दिसंबर में हमने बेची हैं चीजें, या अगर जून ईयर एंड है तो जिनको मई जून में हमने, जिनको नवंबर दिसंबर में बेची हैं चीजें, वो अगले साल आएंगे, उनके एक साल तो भी पड़ा जी। जरब 1200, 504, और कैरी डाउन कितना आएगा बैलेंस शीट में? 79200। So as there is a present obligation due to a past event, which in this case is sale of products with a warranty, so a provision will be, so an expense will be recognized as amounting to payment, and after making payment, a balance sheet will show our provision at 79,200. तो बैलेंस शीट में 79,200 की प्रोविजन आएगी। अगली लाइन एक बड़ी अजीब सी डाली है उसने, वो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पकड़ ली होगी। इसका क्या करना है? साल खत्म होने के 2 महीने बाद हमने अनाउंस किया है कि हम वारंटी पीरियड एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर ऑल यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग परचेस फ्रॉम 1 ईयर टू 2 इयर्स। अब बताएं इसकी वजह से हमारी प्रोविजन बढ़ेगी या कम होगी? नहीं, वैसे पूछ रहा हूं, मतलब ये कि अभी वैसे पूछ रहा हूं कि मतलब इससे हम जरा कब लाइव हमारे साल एंट्री करनी नहीं करनी अलग बहस है। मैं वैसे पूछ रहा हूं इसकी वजह से हमारी प्रोविजन बढ़ जाएंगी या कम होंगी? बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब चीजें 2 साल के पहले 1 साल के अंदर रिपेयर सिर्फ करके देते थे, अब 2 साल के अंदर भी रिपेयर हुई तो हम तो मारे गए फिर। अब मेरे ख्याल से परसेंटेजेस रिवाइज हो जाएंगे, यानी 12% और 6% नहीं होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा उससे। ड्यूरिंग मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट इन सेकंड ईयर आफ्टर सेल, इन सेकंड ईयर आफ्टर सेल, वो डेटा था इन फर्स्ट ईयर आफ्टर सेल। सेल के 1 साल के अंदर 12% आएंगी चीजें, लेकिन इन सेकंड ईयर आफ्टर सेल ऑफ फर्दर 15% यूनिट्स, यानी 15 जमा 12%, वो तो बहुत हाई परसेंटेज बन जाएगी। एंड 8% विल रिक्वायर मेजर रिपेयर एट द सेम रिपेयर कॉस्ट पर यूनिट। आप बताएं, इस तरह की कई चीजें हमने पढ़ी थी। स्टाफ को बोनस अनाउंस किया साल के बाद, हमने अपनी फैक्ट्री का क्लोज करना अनाउंस किया साल के बाद, इसी तरह हमने ये अनाउंस किया साल के बाद। तो बताएं, इस ऑब्लिगेशन का ताल्लुक अनाउंसमेंट के साथ है? बिल्कुल, इसका ताल्लुक किसके साथ है? तो अनाउंसमेंट कब हुई है? साल के बाद, साल से पहले? साल के बाद। वो जो कोर्ट केस होते हैं ना, उसमें असल में हम जुर्म कर चुके होते हैं साल में। अब लॉयर की ओपिनियन बदल जाना, कस्टमर का जोर डालना, या कोर्ट का कुछ कहना, वो उस अमाउंट को कंफर्म कर रहा होता है, उसको हम एडजस्टिंग इवेंट लेते हैं। लेकिन यहां कोई कोर्ट केस नहीं है, यहां हमारी अपनी ओपिनियन बदल रही है। हमारा ख्याल था ये कर देंगे, और अब हमारा ख्याल है कि ये कर देंगे। तो ये अनाउंसमेंट कब हुई? तो लिखें, द अनाउंसमेंट आफ्टर ईयर एंड relates to circumstances that arose। ये क्या है, कल के लेक्चर नोट्स के ऊपर क्यों रोने वाले इमोजी? अच्छा, ये घर बैठे होंगे ना। ये कौन है भाई? जरा पॉज करो वीडियो, नहीं देखना, पहले रोना शुरू कर देना वीक के बाद। ओके माय डियर, व्हाट वी आर टॉकिंग द, सो मतलब आगे कहां तक पहुंच गए थे? That arose after the year end, therefore it is a non-adjusting event. However, if it is material, माशाल्लाह भाई तो पूरा स्टैंडर्ड याद करके आए हुए हैं। However, if it is material, then it will be disclosed in the notes to the financial statements. कहने मेरे नाल बैठी। अच्छा,
भाई ये जो आखिरी दिन होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तैयारी के एतबार से। तो बस ये मतलब ये कि पूरा सेशन एक जगह और ये एक महीना एक जगह, तो मतलब क्लासेस खत्म का मैं सोच रहा था आज, क्योंकि सबसे पहला पेपर FAR 1 के ना, तो FAR 1 तो अल्लाह का शुक्र है आप लोगों में से किसी का है ही नहीं। तो आप अगर कल से दिन गिनना शुरू करें और मंडे को उधर डालें तो 30 डेज आपके पास फिर भी हैं। मतलब वो मुझे नहीं पता, हमारे ज़माने में भी 30 डेज ही मिलते थे, वो 30 भी बहुत होते थे कि 30 मिल गए चलो बाद में, तो 30 डेज आपको पूरे मिले हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को 30 डेज। हाँ रिवीजन के लिए है ना, तैयारी के लिए तो नहीं है। तैयारी तो क्या, मतलब हमारे भी 3 ही होते थे। आगे बात करो, हमारे पेपरों में छुट्टियां भी नहीं होती थी, और भी बात करो भाई। ऐसा एक टाइम ऐसा भी होता था जिस वक्त ये कैफ के पूरे 8 पेपर होते थे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, 4 दिन में खत्म। एक जमाना ऐसा भी था, ऐसे भी सीएस आपको मिलेंगे बुजुर्ग। मतलब वो तो टाइम के साथ साथ चीजें आसान होती गई कि एक दिन एक पेपर दे दिया करो, और आपके जमाने में तो पता नहीं छुट्टियां इंट्रोड्यूस हो गई और क्या हो गया, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मौजें ही लगी ने। छुट्टी निकल ही आती है पेपर में कोई एक दो एक खुद सब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसी करते हो, फिर मुझे कहते हो अच्छा इन चीज़ों से लड़ने का फायदा क्या होगा, पढ़ेंगे घर जाके, पढ़ेंगे मतलब इधर लड़ने का फायदा क्या है। अच्छा मैं एक चीज देखने जा रहा हूं कि वो इसके साथ क्या लफ्ज लिख रहा है और इसके साथ क्या लफ्ज लिख रहा है। मेरे ख्याल से लिख देना चाहिए सो एक्सपेंस ऑफ 129600 शुड बी रिकॉर्डेड एंड हाउएवर द प्रोविजन विल अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 79,200। तो मैं ये देखने, मेरे मसले ही हो रहे हैं। The 1-year warranty attached to the 2025 creates a present obligation at the time of sale. As warranty claims are expected to arise, the cost can be estimated reliably. Cerium Limited must recognize a warranty provision as per IS 37. As the obligation relates to large population, provision must be made using the expected value. IFRS 15 वाला लफ्ज़ आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। Provision must be made for expected values. The total expected first year warranty costs are 129.6 million. Warranty costs already incurred during the year इतने, therefore a remaining warranty provision to be recorded at is 79.2 billion। वही बात है जो हमने की थी। सो एक्सपेंस किताबों में ये आएगा, लेकिन इसके साथ उसने जो है वो एक्सपेंस का लफ्ज नहीं लिखा, लिख देना चाहिए था टोटल एक्सपेक्टेड फर्स्ट ईयर वारंटी कॉस्ट, मतलब ये एक्सपेंस ही मतलब वारंटी एक्सपेंस कितना है और एट बैलेंस शीट कितना जाना है 79.2। सो इट मींस दैट पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैलकुलेट द एक्सपेंस यू मस्ट डिडक्ट द पेमेंट सो दैट कितनी अमाउंट पता चले जो अमाउंट कैरी डाउन के तौर पे देनी है। क्लियर? ओके बनाओ दूसरा हिस्सा। ये तो सिर्फ 2025 में एक मेजर इनको रिप्लेस वगैरह किया ना, अगर